नमस्कार फ्रेंड्स, हिंदी व्याकरण के वीडियो में हम संधि पढ़ रहे हैं। संधि के सभी वीडियोस हमने अतिशय अकेडमी पर डाल दिए हैं और तीनों संधियों को हमने अच्छे से पढ़ लिया है। स्वर संधि के पांचों भेद, व्यंजन संधि के नियम और विसर्ग संधि विस्तार से इन सभी के वीडियो इस पर अपलोड हो चुके हैं। आज भी संधि का वीडियो है और संधि से संबंधित महत्वपूर्ण बातें आज के वीडियो में बताई गई है। तो आज का वीडियो आप मिस नहीं करें और पूरा वीडियो देखें, जिससे आपको संधि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं हम। संधि का जो अपवाद स्वरूप कुछ शब्द है या इनसे संबंधित जो भी जानकारी है उसको। वर्णों का योग 6 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? वर्णों का योग 6 प्रकार से होता है। कैसे होता है देखते हैं। स्वर का स्वर से योग, ये होता है स्वर संधि में। जो स्वर संधि है उसमें स्वर का स्वर से योग होता है। इसमें व्यंजन वर्ण का कोई भी रोल नहीं होता है। उसके बाद व्यंजन संधि में 3 प्रकार से वर्णों का योग होता है। स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस व्यंजन और व्यंजन प्लस स्वर। तो हम यहाँ ध्यान देंगे कि जो व्यंजन वर्ण है वो इसमें निश्चित रूप से होना चाहिए। दोनों तरफ भी हो सकता है, प्लस के पहले और प्लस के बाद। जहाँ वर्णों का योग होता है वहाँ पर दोनों तरफ व्यंजन नहीं हो तो एक तरफ तो निश्चित रूप से व्यंजन मिलेगा, या तो प्लस के पहले या प्लस के बाद। तो इस प्रकार से ये व्यंजन संधि में वर्णों का योग होता है। फिर देखते हैं विसर्ग संधि में। तो विसर्ग संधि में विसर्ग प्लस स्वर और विसर्ग प्लस व्यंजन। हम जानते हैं वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर वर्ण भी हो सकते हैं या व्यंजन वर्ण भी हो सकते हैं, तब होगी विसर्ग संधि। तो इस प्रकार से वर्णों का योग 6 प्रकार से होता है। आगे देखते हैं। स्वर संधि के हिंदी में 5 भेद बताए गए हैं। स्वर संधि के हिंदी में 5 भेद है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो ये स्वर संधि के 5 भेद है। जबकि संस्कृत में जो स्वर संधि है उसके 7 भेद माने जाते हैं। आगे देखते हैं स्वर संधि के बारे में और क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं। स्वरों के मेल से उत्पन्न जो विकार होता है वह स्वर संधि में होता है। तो स्वर क्या है? अ, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 स्वरों का ही स्वर संधि में जादू है। जो अंतिम 2 वर्ण है अनुस्वार और विसर्ग वाला, तो वह अयोगवा कहे जाते हैं। वो स्वर संधि में उनका कोई योगदान नहीं है। स्वर संधि में कुल जोड़ 121 होते हैं। देखो ये महत्वपूर्ण जानकारी है, इसे भी हमें ध्यान रखना चाहिए। स्वर संधि में जो स्वरों का जोड़ है, प्रत्येक स्वर अन्य सभी स्वरों के साथ योग होकर के विकार उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से स्वर संधि में जो कुल जोड़, कुल योग होंगे, कुल मेल होंगे, वह 121 होते हैं। अब हमने यहाँ जो स्वर संधि है उसके सभी जो नियम है, उनका जो स्वरों का योग है, उनको हमने एक साथ फॉर्मूले को यहाँ पे बता दिया है। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि परीक्षा के अंतिम दिनों में केवल इनको पढ़ लेने से हमारा सारा रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि हम जो विस्तृत वीडियो है उनको देखने का हमारे पास इतना समय होता नहीं है। तो जो नियम है, जो रूल है, उनको अगर हम देख लेंगे तो हमें वापस सब कुछ याद आ जाएगा। जो दीर्घ संधि है उसमें 3 प्रकार के समान स्वरों का मेल होता है। तो यहाँ ध्यान रखने की बात है, सबसे पहले दीर्घ यानी होता है बड़ा। 3 प्रकार से होता है। 3 प्रकार के जो वर्ण हैं, स्वर वर्ण, उनका यहाँ मेल होगा। और विशेष ध्यान देने की बात है कि जो मेल होगा वह समान स्वरों का होगा। तो कौन से वो 3 प्रकार के स्वर है जिनका मेल होगा और दोनों तरफ प्लस के पहले और प्लस के बाद दोनों तरफ समान स्वर होने आवश्यक है। तो ये हैं अ, आ प्लस अ, आ। अ के सामने आ में से कोई भी हो। अ के सामने अ के सामने आ भी हो सकता है, और आ के सामने और आ के सामने आ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से जो हमने विस्तार से पिछले वीडियो में पढ़ लिया है, यहाँ हमने केवल फॉर्मूला दिया है। इसी प्रकार से ई प्लस ई हो सकता है, या फिर ऊ प्लस ऊ हो सकता है। परिणाम क्या होगा? परिणाम होगा आ बनेगा, बड़ा ई बनेगा और बड़ा ऊ बनेगा, क्योंकि दीर्घ का अर्थ ही बड़ा होता है। अब देखते हैं गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है? गुण संधि में जो स्वरों का मेल होता है उससे परिणाम स्वरूप उनमें एक गुण, एक विशेषता आ जाती है। तो आ के सामने अन्य 3 प्रकार के भिन्न स्वरों का
योग होगा जिससे उनमें गुण होना पाया जाएगा। यानी भिन्न स्वर होंगे और वह भिन्न स्वर केवल अ और आ के ही सामने होंगे। ये भी ध्यान रखना है, 3 ही प्रकार के भिन्न स्वर होंगे। अ आ के सामने जो भी स्वर होगा वो अ आ नहीं होगा, अन्य 3 प्रकार के भिन्न स्वर होंगे जिससे उनमें गुणवत्ता आ जाएगी। तो अ आ के सामने ई ही होगा तो ए बनेगा, अ आ के सामने ऊ होगा तो ओ बन जाएगा, और अ आ के सामने री होगा तो अर हो जाएगा। यहाँ हम ध्यान देंगे ए एक मात्रा वाला है छोटा ए, और ओ एक मात्रा वाला है बड़ा ओ। बड़ा ओ नहीं है, छोटा ओ है, और यहाँ अ आ के सामने री आने से अर हो जाता है। इसी तरह से वृद्धि संधि में जो विकार होगा वो देखते हैं अ आ के सामने। यहाँ भी अ आ के सामने होगा, लेकिन क्या होगा, अ आ के सामने ए आई स्वर होंगे या अ आ के सामने ओ औ स्वर होंगे। जो पहले 3 स्वर है उनसे भिन्न ए आई ओ औ स्वर होंगे। वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, और वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना। चीज़ों को समझ में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन अर्थ में ही उनका जो कारण होता है वो छुपा होता है। तो अ आ के सामने ए आई होने पर क्या होगा, बढ़ कर के आई हो जाएगा, और अ आ के सामने ओ होने पर बढ़ कर के बड़ा औ हो जाएगा। आगे देखते हैं यण संधि में क्या विकार उत्पन्न होता है। तो यण संधि है, उसमें ई के सामने असमान स्वर होंगे। ई के अतिरिक्त कोई भी अन्य स्वर होंगे। असमान से अर्थ है कि ई के समान स्वर नहीं होंगे, इनसे भिन्न स्वर होंगे। और क्या परिवर्तन होगा, ई परिवर्तित होगा य में। ऊ के सामने असमान स्वर, यहाँ ई आ सकता है ऊ के सामने, लेकिन ऊ नहीं आएगा, और ऊ परिवर्तित होकर व में बदल जाएगा। और प्लस यहाँ मात्रा लिखा है, इसका मतलब है कि ये जो य में परिवर्तन होगा और उसके प्लस के बाद में जो भी वर्ण होगा उसके जो भी मात्रा लगी होगी वह मात्रा किस में जुड़ जाएगी, य में जुड़ जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर व में मात्रा जुड़ जाएगी। जो प्लस के बाद वर्ण होगा उस वर्ण पर जो भी स्वर जो भी मात्रा होगी वह मात्रा इस वाले व के साथ हो जाएगी। आगे री प्लस असमान स्वर होने पर री परिवर्तित हो जाएगा अर में, और ये अर के साथ जो र है हलंत वाला, उसमें आगे जो प्लस के बाद वर्ण है उसकी मात्रा जुड़ करके वह वर्ण बोला जाएगा। आगे अयादि संधि में देखते हैं, ए प्लस कोई भी स्वर, ए के सामने अन्य कोई भी स्वर होगा, आई के सामने कोई भी स्वर होगा, और ओ के सामने कोई भी स्वर, और औ के सामने कोई भी अन्य स्वर होगा। इनमें जो परिवर्तन होगा वह होगा ए का अय में परिवर्तन, आई का आय में परिवर्तन, ओ का औ में परिवर्तन, और औ का औ में परिवर्तन। औ है यहाँ औ है। तो यहाँ ध्यान दें, जो एक मात्रा वाला है वो अय में परिवर्तित होगा, जबकि 2 मात्रा वाला आय में परिवर्तित होगा। इसी प्रकार से ओ औ में परिवर्तित होगा, जबकि 2 मात्रा वाला औ में परिवर्तित होगा। या बाय मिस्टेक औ नहीं औ लिखा गया है, तो ध्यान दें आप, औ होगा। और साथ में वही अय के साथ मात्रा जुड़ जाएगी, आय के साथ मात्रा जुड़ जाएगी, औ के साथ मात्रा जुड़ जाएगी, और औ के साथ भी मात्रा जुड़ जाएगी। तो इनका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं ताकि आपको परीक्षा से पहले पढ़ने में सुविधा हो जाए। स्वर संधि में कुछ अपवाद है, कुछ शब्द है जिसमें विच्छेद तो किसी और संधि के अनुसार होता है, जबकि उसमें जो परिवर्तन होता है, जो विकार होता है, वो किसी अन्य संधि को माना जाता है और शुद्ध वही रूप माना जाता है। जैसे यहाँ प्र प्लस ऊड प्रौढ़ बनता है, जबकि प्र प्लस ऊड मिलकर के प्रौढ़ एक मात्रा वाला ओ होना चाहिए, जो कि गुण संधि के अनुसार होता है और वैसा होना चाहिए, लेकिन वहाँ ओ के स्थान पर औ हो जाता है और ये वृद्धि संधि मानी जाती है। और अक्ष प्लस उहिनी, यहाँ भी एक मात्रा होनी चाहिए, लेकिन अक्षोहिणी होता है 2 मात्रा वाला, तो यहाँ गुण संधि नहीं मान करके वृद्धि संधि मानी जाती है। इसी प्रकार से स्व प्लस इर, अ प्लस ई मिलकर के एक मात्रा होती है, तो वह भी वृद्धि संधि के अनुसार यहाँ 2 मात्रा लिखी गई है, यानी कि गुण संधि नहीं मान करके यहाँ भी वृद्धि संधि मानी गई है।
इसी तरह अन्य और शब्द है अधरोष्ट। अधरोष्ट में अधर प्लस ओष्ट संधि विच्छेद होता है, अधर प्लस ओष्ट, लेकिन इसे यहाँ पर अधरोष्ट एक मात्रा वाला और दो मात्रा वाला दोनों ही शुद्ध माने गए हैं। इसी प्रकार से दंतोष्ट भी दोनों ही शुद्ध माने गए हैं। आगे देखते हैं गवाक्ष एवं, ये गवेंद्र है, इसे आप गवेंद्र समझे। गवेंद्र शब्द है तो इनकी दो संधियाँ बनती है और दोनों ही मान्य हैं। देखो कैसे संधि विच्छेद होता है। गो प्लस अक्षी, गो प्लस अक्षी गवाक्ष। अगर गो प्लस अक्षी करते हैं ओ प्लस अ मिलकर के आय होता है, आउ होता है, आउ होता है तो अयादि संधि है। और यदि हम संधि विच्छेद में गौ प्लस अक्षी करते हैं परिणाम स्वरूप गवाक्षी होता है, तब हम इसे दीर्घ संधि मानते हैं। तो ऑप्शन में हमारे क्या आ रहा है यह हमें ध्यान रखना है, अयादि संधि है या दीर्घ संधि है। दोनों ही सही है। अगर दोनों दे रखी है तो हमें तीसरा ऑप्शन चौथा ऑप्शन भी निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए, क्योंकि तीसरा ऑप्शन हमेशा ये आ जाता है कि दोनों ही सही है, जबकि हमारा दिमाग तो एक ही तरफ जाता है कि इसका संधि क्या होगी, तो हम केवल एक ही सोचते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ दोनों सही है, इसलिए सभी ऑप्शन को पढ़ करके आंसर दें। गो प्लस इंद्र गवेंद्र और गौ प्लस इंद्र, यहाँ गवेंद्री होगा, ये होगी गुणसंद्री, यानी दोनों में ही क्या होगा गवेंद्री होगा, गवेंद्री शब्द बनेगा। लेकिन जो संधि विच्छेद है अगर हमने गौ प्लस इंद्र किया तो गुण संधि और गौ प्लस इंद्र किया तो अयादि संधि माना जाएगा। यहाँ दोनों शब्दों में अपवाद स्वरूप ओ औ में न बदल करके औ में बदल जाता है। देखो यहाँ औ हलंत वाला है जबकि यहाँ बिना हलंत वाला है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अब है दीर्घाकरण की संधि, यानी दीर्घ हो जाता है। कैसे? विश्व प्लस अमित्र, कोई भी विश्वामित्र शब्द है उसका संधि विच्छेद करेंगे तो विश्व प्लस अमित्र, संधि विच्छेद के दृष्टिकोण से ये सही है। लेकिन संधि विच्छेद की दृष्टि से अमित्र सही होना चाहिए, परंतु अमित्र शब्द अर्थ की दृष्टिकोण से गलत है। अर्थ के दृष्टिकोण से अमित्र शब्द सही नहीं है, क्योंकि अमित्र का अर्थ होता है जो मित्र नहीं हो। यहाँ शब्द है विश्वामित्र, तो विश्व का जो मित्र नहीं है, यहाँ तो अर्थ ही बिल्कुल गलत हो जाता है। तो यहाँ पर जो संधि विच्छेद है वो सही माना गया है, विश्व प्लस मित्र, विश्वामित्र। यहाँ अ का दीर्घादेश होकर के विश्वा शब्द बन जाता है। प्रभु प्लस दयाल, प्रभु दयाल, यहाँ बड़े ऊ की मात्रा है, जबकि हम जब संधि युक्त शब्द बनाते हैं तो उसमें छोटा होकर के प्रभु दयाल बन जाता है। मूसल प्लस धार, मूसला धार, यहाँ भी छोटा बड़ा ऊ है मूसल में, जबकि यहाँ मूसलाधार में छोटा आ जाएगा, तो ये हुआ मूसलाधार। तो आज का वीडियो यहाँ तक ही। कुछ और संधि के कुछ नियम हैं जिनको हम अगले वीडियो में लेकर आए हैं, तो उस वीडियो को भी आप निश्चित रूप से देखना। वीडियो पूरा देखें क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य इन वीडियोज़ में शामिल है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब